नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आपका फिर से हमारे चैनल जीवन और विज्ञान में स्वागत है। आज का विषय है बारिश क्यों और कैसे होती है। बारिश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध सीधे सीधे हमारी पृथ्वी के जीवन चक्र से है। यदि पृथ्वी पर बारिश ना हो तो पृथ्वी का जीवन चक्र असंतुलित हो जाएगा, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों के लिए खतरनाक हो सकता है। ब्रह्मांड में कहीं पर भी जीवन के लिए 4 मूल तत्वों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 गर्मी, नंबर 2 नमी अर्थात पानी, नंबर 3 ऑक्सीजन और नंबर 4 धरातल, जहां पर ये तीनों तत्व मौजूद हों। अब अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर ये सभी तत्व मौजूद हैं। गर्मी हमें सूर्य से मिल जाती है, ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिल जाती है और पानी अर्थात नमी ये हमें पृथ्वी या पृथ्वी के वायुमंडल से मिल जाता है। पृथ्वी पर पानी ही ऐसा तत्व है जो तीनों रूपों में मौजूद है, यानी ठोस, द्रव और गैस। ठोस और द्रव के रूप में पानी को तो हम देख सकते हैं, लेकिन गैस के रूप में मौजूद पानी हमें दिखाई नहीं देता है। और यही गैस के रूप में मौजूद पानी बारिश का कारण होता है। बारिश भले ही हमारे जीवन में एक साधारण सी घटना लगती हो, लेकिन ये एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसे समझने के लिए इसके अंदर छुपे विज्ञान को समझना होगा। क्योंकि पृथ्वी पर होने वाली सारी प्राकृतिक क्रियाएं साइंस पर ही आधारित हैं। ऐसी कोई प्राकृतिक घटना नहीं है जिसका कोई न कोई वैज्ञानिक पहलू ना हो। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि बारिश क्यों और कैसे होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आसमान से बरसने वाले पानी को ही बारिश कहा जाता है और इसकी वजह भी जल का वाष्पन है। वाष्पन की प्रक्रिया गर्मी के दिनों में अधिक होती है। ये गर्मी और सर्दी का मौसम पृथ्वी पर हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि भारत में अगर सर्दी का मौसम है तो पूरी पृथ्वी पर ही सर्दी का मौसम होगा। जिस प्रकार एक समय में पृथ्वी के कुछ हिस्सों में दिन और कुछ हिस्सों में रात होती है, उसी प्रकार पृथ्वी पर मौसम में भी परिवर्तन होता है। जब कर्क रेखा की ओर आने वाले क्षेत्रों में गर्मी होती है तो मकर रेखा की ओर आने वाले क्षेत्रों में सर्दी का मौसम होता है, और जब मकर रेखा की ओर आने वाले क्षेत्रों में गर्मी होती है तो कर्क रेखा की ओर आने वाले क्षेत्रों में सर्दी होती है। और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। वैसे बारिश का अधिक होना, कम होना या ना होना उस भूभाग की भौगोलिक दशा पर निर्भर करता है। पृथ्वी की सतह से जल गर्मी की वजह से वाष्प बनकर वायुमंडल में मिल जाता है और उसमें से कुछ हल्के पानी के कण वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में जमा होने लगते हैं। जैसे जैसे वाष्प के कण ऊपर उठते हैं, उनका तापमान भी कम होता जाता है। पृथ्वी की सतह से हर 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसी कारण सतह से वाष्पित हुआ जल ऊपर जाकर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। यही वाष्प के कण आपस में मिलकर संघनित हो जाते हैं और बादल का रूप ले लेते हैं। ये वाष्प के कण हल्के होने की वजह से हवा में आसानी से तैर सकते हैं, लेकिन इन वाष्प के कणों को पुनः पानी में परिवर्तित होने के लिए एक आधार यानी एक बेस की आवश्यकता होती है। और इनके बेस का काम करते हैं वायुमंडल में मौजूद धूल और राख के सूक्ष्म कण। जब धूल के सूक्ष्म कण वायुमंडल में मौजूद ठंडे वाष्प कणों के संपर्क में आते हैं तो वाष्प के कण धूल के कणों के आसपास एकत्रित होने लगते हैं और एक ठोस बूंद यानी एक क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं, और फिर गर्मी और वायुमंडलीय दबाव के अनुरूप पानी या बर्फ के रूप में धरती पर बरसने लगते हैं, जिसे बारिश या हिमपात कहा जाता है। धरती पर बारिश गिरने की गति लगभग 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वैसे बारिश की गति भी वायुमंडलीय दबाव पर भी निर्भर होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में हमेशा लाखों करोड़ों टन पानी वाष्प के रूप में मौजूद रहता है। पृथ्वी पर पानी ही एक ऐसा तत्व है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, यानी वो सिर्फ अपना रूप बदलता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। जय भारत।